वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हम क्लासेस स्टार्ट जो मैं करना चाह रही हूँ ये प्रॉपर आपका लेक्चर स्क्रीनिंग के हिसाब से हमने करी है, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग जो क्वेश्चन पेपर बनाता है थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पेपर बनाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम में आपके बैठेंगे तो जो प्रॉपर आपका सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होंगे वो भी इस एग्ज़ाम को देते हैं, और जो नया अभी कोई फ्रेश आपका पीजी है, फ्रेश बीएड है, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो बिल्कुल भी आप इस एग्ज़ाम के कोई भी जो जीके है, इसका रीजनिंग है, आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेके चलिए। आप बहुत अच्छी तैयारी जीके की करिए ताकि आपको माइनस मार्किंग में अपना सिलेक्शन जो रहे वो कंफर्म रहे। वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी बार, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से आप तैयारी कीजिए। तो हमने प्रॉपर कोशिश की है। आज मैं आपको करवाऊंगी प्राचीन इतिहास, यानी आपका एंशियंट हिस्ट्री में करवाऊंगी। हिस्ट्री से मोस्टली हम स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, और उसके बाद थोड़ा सा आपका साइंस। सिलेबस आपने देख लिया होगा। तो एंशियंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ ये आपके जो आपका सबसे स्टार्टिंग होता है हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद आपका वेद, आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म वगैरह जो स्टार्टिंग होता है, जो आपका मुगल सल्तनत वगैरह से जो पहले क्या होता है वो सब आज मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? अभी मैं आपको 30 क्वेश्चन आज करवाऊंगी, और 30 क्वेश्चन करके मैं करवाऊंगी। और मोस्टली जो ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन हम करेंगे आपके जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहता है, जहाँ से आपका स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह वगैरह, सामाजिक धार्मिक सुधार, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा एंशियंट और मीडिएवल से थोड़ा क्वेश्चन कम रहेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हैं, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, रामायण, पुराण और वेद। तो जब ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी सेशन हमारे चलेंगे ये आपके हिस्ट्री के, उसके बाद लास्ट में एक क्लास होगी जिसमें कंबाइंड आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। छूटे हुए जो क्वेश्चन है वो सारे क्लास में कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। और पिछली बार भी मैंने आपको 200 क्वेश्चन हिस्ट्री के कंप्लीट करवाए थे, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक। और आज फिर से मैं स्टेज स्टार्ट कर रही हूँ, तब देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। भारत का सबसे प्राचीन बताना ज़रूरी होता है ना, कि आप क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास में मिलेगा क्या, आप कैसे हमारी क्लास में फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि मुझे भी एग्ज़ाम देना है, तो मैं अपनी जैसे तैयारी कर रही हूँ वही एक तैयारी में आपको भी करवाऊँगी। थोड़ा ये होता है कि मुझे बुक से पढ़ना होता है, मैं अपने लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है वो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महाभारत, रामायण, पुराण और वेद। अब यहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप किसी को भी टिक लगा सकते हैं। तो वैसे भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है आपका वेद, भारत में सबसे पहले आए हैं। सबसे पहले क्या है? वेद है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होते हैं, ठीक है। उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बता रही हूँ ना आपको कि अगर मुझे लगेगा कि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है तो जितना जब हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसमें 100 से 150 क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगी उसके बाद, ठीक है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? जो एग्जाम में पूछा जाता है, अभी मैं वो करवा रही हूँ। ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो आपका, ऋग्वेद में सूक्त हैं आपके 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इंद्र, वायु, सूर्य या विष्णु? तो आपका जो गायत्री मंत्र है ये समर्पित है आपके सूर्य को। गायत्री मंत्र आपका सूर्य देवता को समर्पित है। संगीत से संबंधित वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो संगीत से संबंधित आपका जो वेद होता है वो है आपका सामवेद, ठीक है। और यहाँ पे जो ऋग्वेद है ये आपका, इसमें ऋचाएँ हैं, श्लोक वगैरह हैं, पूजा पाठ। और जो आपका यजुर्वेद है ये कर्मकांड का वेद है। और अथर्ववेद जो आपका जादू टोने का वेद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ठीक है। तो उपनिषद कितने हैं कुल? 112, 108, 118 या 110? तो उपनिषद आपके यहाँ पे कुल हैं 108। और पुराण कितने हैं आपके? 18 पुराण। 4 वेद, 18 पुराण, 108 आपके उपनिषद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? गौतम बुद्ध से, महावीर स्वामी से, अशोक से या गुरु नानक से?
तो जातक कथाएं जो हैं वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित है। और जातक कथाओं में क्या है, बुद्ध की जो आपके पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो किस में है, आपकी जातक कथाओं में वर्णित है। ठीक है, अगर बौद्ध धर्म आता है वो भी सही आंसर है। बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं हैं वो भी इसमें आ जाता है, और गौतम बुद्ध तो इसका आंसर है ही है। चलिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से किसकी जानकारी मिलती है? सबसे पहले आप जानते होंगे अर्थशास्त्र की जो रचना है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपके? कहीं पे इनको चाणक्य कहा जाता है, और अंदर इसको दूसरा नाम जो इनको क्या कहा जाता है, कौटिल्य भी इनका नाम है। हमें बताना है कि किसकी जानकारी मिलती, किस काल की, गुप्त काल की, मौर्य काल की, दक्षिण भारत की, या सल्तनत काल की। तो जो अर्थशास्त्र है इससे हमें मिलती है मौर्य काल की जानकारी। अब मैं इसमें मौर्य काल का कोई अर्थशास्त्र या मौर्य काल की कोई आर्थिक स्थिति की जानकारी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें जो मिलता है वो हमें जानकारी मिलती है मौर्य काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी ना, तो मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है आपके अर्थशास्त्र से। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल किससे संबंधित कौन सी जानकारी प्राप्त हुई। तो मौर्य काल का जो राजनीति थी ना, जो पॉलिटिकल जो उसका सिस्टम था, उसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने आपके चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के समय में ये थे आपके कौटिल्य चाणक्य। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रासतरंगिणी के लेखक। यहाँ पे कालिदास, विल्हण, कल्हण और पाणिनि थे। यहाँ पर सही आंसर है आपका कल्हण। और रासतरंगिणी में किसका इतिहास है? आपका कश्मीर का इतिहास है आपका रासतरंगिणी नामक पुस्तक में। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, रासतरंगिणी किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। और इसके लेखक कौन है? कल्हण है। अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? संस्कृत व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से, गुप्तकालीन इतिहास से, या महाभारत काल से? तो अष्टाध्यायी का संबंध आपका, अष्टाध्यायी जो आपकी पुस्तक है ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना की है महान व्याकरणाचार्य आपके हुए हैं पाणिनि ने की है। और आपकी जो मैं बता दूं, इसके बाद जो आपका सबसे लास्ट में हम आपको रीजनिंग और मैथ्स करवाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर अभी जो डेट लेक्चरर की है वो 6 अप्रैल की दी गई है, तो आपके पास अभी लगभग 4 महीने का टाइम है। और उत्तराखंड और हिंदी को हम एक साथ चलाएंगे, और हफ्ते में एक आध दिन हम कोशिश करेंगे कि आपको करंट अफेयर करवाने की, ठीक है। हो सकता है कल आपके लिए करंट अफेयर की क्लास आए संडे में। चलिए, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, या हर्षवर्धन? तो जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज आया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये कब आया था? ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त निकेटर मौर्य के। और मेगास्थनीज से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। और इंडिका में जो मेगास्थनीज ने वर्णन किया है वो मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था का ही वर्णन किया है इंडिका में। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें ये आपके कौटिल्य या चाणक्य अर्थशास्त्र से भी मिलती है, इंडिका से भी हमें मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो ये आपको मेगास्थनीज के बारे में जानकारी याद रखनी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, ठीक है। तो इनके दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? हुएनसांग, फाइयान, तिएनसान या इत्सिंग? तो ये जो आपका फाइयान है, फाइयान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। और हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हुएनसांग आपके शायद कन्फर्म है, आपके हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हुएनसांग आया था। और फाइयान आपके आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय भी पूछ लिया जाता है इनके दरबार में आने वाला चीनी यात्री। कुछ यहाँ पर अभिलेख दिए गए हैं और यहाँ पर हमें मैच करने हैं वो किस शासक से संबंधित है। यहाँ पे मैंने इनके ABC ऑप्शन नहीं बनाए, मतलब एग्जाम में क्या पूछा जाता है, A का B, A का 1, B का 2, इस तरह से। तो उससे मैच करके देख लेते हैं। जो आपके यहाँ पे आंसर हैं, आपका जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख सभी जानते होंगे। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित आपका रुद्रदामन से संबंधित है आपका जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ पे जो आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है वो है आपका समुद्रगुप्त से संबंधित। और लास्ट में आपका बजारा ऐहोल अभिलेख, तो ऐहोल अभिलेख संबंधित आपके पुलकेशिन द्वितीय थे। वैसे यहाँ पर बहुत सारे आपके अभिलेख हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम में सेपरेट पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने मैचिंग के फॉर्म में डाल दिए क्वेश्चन में
कि जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है वो आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है, जूनागढ़ का रुद्रदामन से है और ऐहोल आपका पुलकेशिन द्वितीय से है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, कांसा, तांबा या सीसा? तो मनुष्य ने जो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया उसने किया था आपका तांबे का प्रयोग। इसीलिए जो आपकी जो पुरानी सभ्यता थी स्टार्टिंग में उसको ताम्रयुगीन भी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मगध या सिंध? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता या जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यहाँ पर मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर था, बहुत आपका इम्पॉर्टेंट नगर था। मोहनजोदड़ो जो फेमस है वो आपके विशाल स्नानागार के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अब यहाँ पे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? लोथल, सुतकोटा, ए व बी दोनों, और या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह होता है वो बंदरगाह होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी लोथल एवं सुतकोटा दोनों क्या थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। और लोथल आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की थी? नगरीय थी, ग्रामीण थी, शहरी थी या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपकी वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। जब सिंध ठीक, लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता आपकी थी एक ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी थी? हमारी एक ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। चलिए नेक्स्ट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 10 राज्य का युद्ध, यानी इसको ब्रैकेट में आपको 10 राजाओं का युद्ध भी लिखा जा सकता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया? सतलज, ब्यास, रावी या झेलम? तो जो आपका 10 राज्य का युद्ध है यह लड़ा गया आपके रावी नदी के तट पर। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले यहाँ पे परुसणी नदी, तो कुछ जो आपकी नदियाँ थी ना, ये जो अब आधुनिक नदियाँ हैं इनके कुछ पौराणिक नाम भी थे। ठीक है, जैसे आपका रावी को परुष्णी कहते हैं, ब्यास को बितस्ता, सतलज को झेलम को, इस प्रकार झेलम को बितस्ता, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, सबके नाम अलग अलग हैं। जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी तो एक जो छोटी सी लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इनके जो नाम है पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो रावी को परुष्णी नदी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 10 राज्य का युद्ध था ये लड़ा गया रावी नदी या परुष्णी नदी के तट पे। अभी किसके बीच में लड़ा गया? ये सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था 10 राज्य का युद्ध। सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था 10 राज्य का युद्ध। नेक्स्ट, जय संहिता किसका पुराना नाम है? रामायण, महाभारत, मेघदूत या पुराण? तो जय संहिता जो पुराना नाम है वो है आपका महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। ठीक है, चलिए मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी? राजगृह, श्रावस्ती, उज्जैन या वाराणसी? वैसे तो हमारे पास उस समय जो थे 16 महाजनपद थे, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो आपका मगध महाजनपद था। तो मोस्टली क्या होता है एग्जाम में मगध महाजनपद की राजधानी भी पूछ ली जाती है। और वैसे तो अवेलेबल तो अभी जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें तो सभी जनपदों की राजधानी है, लेकिन जो मगध महाजनपद था सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी आपके राजगृह, और कई इसको दूसरा क्या है इसका? राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है, राजगृह या गिरिब्रज इसकी राजधानी थी किसकी? मगध महाजनपद की। और मगध में ही क्या था? मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी या महावीर स्वामी? तो जो आपका जैन धर्म था उसके 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, ऋषभदेव तो उसके पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, और महावीर स्वामी अंतिम या 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम थे, 23वें आपके पार्श्वनाथ थे, और 24वें या अंतिम कौन थे? आपके महावीर स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, अशोक या सुधर्मा? तो 2 जैन संगीतियाँ आपकी होती हैं। ठीक है, और इसमें जो पहली जैन संगीति होती है, पहली जैन संगीति के अध्यक्ष आपके हो जाते हैं यहाँ पे स्थूलभद्र। ठीक है, पहली जैन संगीति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके स्थूलभद्र। ये भी मैं आपको बता दूं कि पहली जैन संगीत जो जैन संगीति होती है वो कहाँ पर होती है? आपकी पाटलिपुत्र में होती है। और दूसरी आपकी वल्लभी गुजरात, क्योंकि यहाँ पे 2 ही होती हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। दूसरी आपकी होती है वल्लभी, जो वल्लभी कहाँ पे? आपके गुजरात में है।
और दूसरी के जो अध्यक्ष होते हैं आपके, दूसरी के अध्यक्ष होते हैं आपके, वो होते हैं आपके क्षमा श्रवण। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिटेल जान लेंगे। तो मैं आपको ऐसे ही कराऊंगी क्वेश्चन, हम आपके लिए वो बनाएंगे जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो 30 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के साथ 1 या 2 डिटेल आपको जो एक्स्ट्रा है वो मिल रहा है। तो लगभग हम 50 से 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन हो गए? स्थूलभद्र। और प्रथम जैन संगीति हुई कब थी? आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय जैन संगति कहाँ पे हुई थी? बल्लभी। और बल्लभी आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके क्षमा श्रवण थे। ठीक है, याद रख लीजिए इन चीज़ों को। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह, जयसिंह, चंदेल शासक या राजा मानसिंह? तो राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर का निर्माण करवाया था यहाँ पे विमल शाह ने। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? एक्चुअल में जो आपका बौद्ध धर्म है यहाँ पर जो गौतम बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाएं हैं उनको कई नाम, कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे गृह त्याग की घटना है, उनकी जब उनकी समाधि होती है लास्ट में तब की घटना है, उनके ज्ञान प्राप्ति करने की घटना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है गृह त्याग करने की घटना। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभिनिष्क्रमण। और जो धर्मचक्र प्रवर्तन है ये इनका जब ज्ञान प्राप्त करते हैं वो बोधि वृक्ष के नीचे, तो उस समय उनको कहा जाता है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो धर्मचक्र प्रवर्तन है ये आपका है जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश देने की घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण है गृह त्याग की घटना। और महापरिनिर्वाण कहा जाता है जब गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया, तो इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसे हम कहते हैं आपका धर्मचक्र प्रवर्तन। तो तीनों को याद रख लीजिएगा। ठीक, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए उसमें जनसाधारण की भाषा थी पाली। तो गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो दिए जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। ठीक, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो जो अपने बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया उसे क्या कहा गया बौद्ध ग्रंथों में? उसे कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। लेकिन जो प्रथम उपदेश था गौतम का वो उन्होंने किस स्थान पे दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और इसे ऋषिपतनम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? कुल आपकी 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई थी। मोस्टली जो चौथी नंबर की बौद्ध संगीति है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, प्रथम भी पूछ ली जाती है, लेकिन चतुर्थ ज़्यादा पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चतुर्थ का बनाया है। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी आयोजित होती है वो होती है कुंडलवन नामक स्थान पे। और कुंडलवन कहाँ पे? आपका कुंडलवन है आपका कश्मीर में। और जब ये बौद्ध संगीति आयोजित होती है तो उस समय जो आपका राजा होते हैं वो होते हैं वहाँ पे कनिष्क। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जब आयोजित होती है तो उसमें राजा कौन होते हैं? कनिष्क। कहाँ पे होती है? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे? आपके कश्मीर में। जो पहली बौद्ध संगीति होती है मैं आपको थोड़ा बता ही दूँ, अधूरा सा लग रहा है बिना बताए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है वो होती है आपकी राजगृह नामक स्थान पर। ठीक है, और ये जो आपका राजा उस समय होते हैं ये राजा होते हैं आपके अजात शत्रु। ठीक, दूसरी आपकी होती है वैशाली में। ठीक, और यहाँ पे राजा होते हैं कालाशोक। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं और अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ये है आपके, अगर आपको दिख न रहा हो तो मैं आपको अच्छे से लिख के बता देती हूँ। ठीक है, दूसरे थे आपके कालाशोक। तीसरी आपकी जो होती है वो होती है आपकी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। और यहाँ पर राजा जो होते हैं वो होते हैं अशोक। ठीक है, पहली होती है, पहले के टाइम पे राजा अजातशत्रु होते हैं, दूसरे में कालाशोक,
तृतीय में अशोक और चौथे में कौन बताया आपको? चौथी होती है कुंडलवन कश्मीर में, और राजा उस समय कौन होते हैं आपके? कनिष्क होते हैं, जो कनिष्क क्या है, कुषाण वंश के राजा थे। इस प्रकार 4 बौद्ध संगीतियों के मैंने विषय में आपको बताया जो एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे तो आप इसे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, चंदेलों ने या चालुक्यों ने? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं, एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाते हैं आपके राष्ट्रकूट। ठीक है, तो एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? स्तूप किससे संबंधित है? आपके बौद्ध धर्म से, और जहाँ पर कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के शरीर के जो अवशेष थे वो रखे गए हैं, तो वो क्या है? आपके स्तूप हैं। ठीक है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो सांची स्तूप जो आपका स्थित है वो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। 2 क्वेश्चन और हैं आज के। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ जो संप्रदाय होते हैं उनके संस्थापक एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ये बार बार जो पूछ लिया जाता है। एक संप्रदाय होता है आपका आजीवक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक 4 यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं आपके मक्खलीपुत्र गोशाल। ठीक है, कौन है? मक्खलीपुत्र गोशाल। और यहाँ पर जो बाकी हैं ये आपके कुछ और संप्रदाय के हैं, जैसे नामदेव हैं। नामदेव आपके हैं बरकरी संप्रदाय से, और जो रामानुज हैं ये रामानुज आपके हैं कुछ वैष्णव संप्रदाय से, श्री वैष्णव संप्रदाय से। और रामानंद एक संप्रदाय है आपका राम भक्त संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन है आपका क्वेश्चन में आजीवक संप्रदाय पूछा गया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोसाल, और नामदेव किससे संबंधित हैं? बरकरी, रामानुज वैष्णव, और रामानंद आपके राम भक्त संप्रदाय से। ठीक, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? और जो आपका राजराजेश्वर मंदिर है इसे क्या कहा जाता है? इसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपका राजराजेश्वर मंदिर न पूछ करके बृहदीश्वर मंदिर पूछा जाए तो ये भी वही है, राजराजेश्वर मंदिर या बृहदीश्वर मंदिर है, तंजौर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या महेंद्र वर्मन? तो तंजौर में जो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे हम बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये कराया राजराज प्रथम ने। और ये जो थे आपके एक चोल राजा थे। ठीक है, राजराज प्रथम कैसे थे? एक चोल राजा थे। इससे अगर हम बनाने पे बैठ जाएं तो कम से कम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमें इससे मिल जाते हैं। ये आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है ना, यहाँ पर आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेद, हड़प्पा सभ्यता वगैरह आती है, तो लगभग 1000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 30 जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे करवाए, उससे संबंधित मैंने आपको जानकारी, तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कल हम क्या करेंगे? कुछ करंट अफेयर्स करेंगे, जो साल भर का हमारा करंट अफेयर है। लगभग 50 से 60 या 100 क्वेश्चन जितने भी कर पाएंगे हम आपको करंट अफेयर करवाएंगे। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन, लगभग 2 से 3 दिन हम आपको उत्तराखंड और हिंदी साथ में करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी उत्तराखंड हिंदी क्या है, ये चलता रहेगा, और लास्ट में आपको रीजनिंग और मैथ्स करवाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ।